नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति जो कि आर्टिकल 123 में निहित थी उसके बारे में डिस्कशन किया था। हम उसी को रिवाइज करते हुए आगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो अध्यादेश कितने समय तक जारी रहेगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अगर संसद का सत्र प्रारंभ हो चुका है तो संसद के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह तक, और अगर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आए कि कितना अधिकतम समय तक कोई अध्यादेश जारी रह सकता है, तो 6 माह और प्लस 6 सप्ताह, ये ड्यूरेशन होगी अध्यादेश की। हमने बताया कि अध्यादेश के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। ये विषम परिस्थितियों में, असाधारण परिस्थितियों में जारी किया जाता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर होता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब हम इसी के आगे पढ़ते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर, निषेधाधिकार की शक्तियाँ। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है वो कौन कौन सी है और कैसे काम करता है, और समझते हैं वीटो क्या होता है। वीटो हिंदी निषेधाधिकार। देखिए निषेधाधिकार, वीटो का सीधा सा मतलब होता है नो, मना करना। अब समझिएगा, देखिए भारतीय संविधान में इस टर्म का प्रयोग कहीं भी नहीं है, भारतीय संविधान में इसका उपयोग नहीं है, लेकिन इसका जो सार है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आर्टिकल अनुच्छेद 111 से निकल कर आता है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि विशेषाधिकार कितने प्रकार का होता है। बहुत डिटेल में समझेंगे। तो विशेषाधिकार मुख्यतः हम देखेंगे तो 4 प्रकार का विश्व स्तर पर विशेषाधिकार पाया जाता है। सबसे पहला या और महत्वपूर्ण ये निरपेक्ष वीटो होता है। निरपेक्ष वीटो देखेंगे ये किस देश में पाया जाता है और इसकी परिभाषा क्या है। निरपेक्ष वीटो जिसे समाप्त ना किया जा सके, जिसे समाप्त ना किया जा सके। ठीक, ये बात हो गई। इसको एब्सोल्यूट वीटो कहेंगे। एब्सोल्यूट वीटो कहेंगे जिसे समाप्त न किया जा सके। ये बेसिकली ब्रिटेन में पाया जाता है। इसके बाद हम अगर बात करें दूसरे वीटो की, तो हम देखेंगे ये विशेषीकृत वीटो होता है। विशेषीकृत वीटो की जो अंग्रेजी है वो क्वालिफाइड वीटो है। क्वालिफाइड वीटो इसका मतलब है जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सके। ये कहां पर है? ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में लागू है। इसी के साथ हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो ये हम कहेंगे जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सके। ये कहां पर है? ये फ्रांस में है। और चौथा जो है वो जेबी वीटो या फिर पॉकेट वीटो, इसे ही कहते हैं। हम कहेंगे इसकी परिभाषा देखेंगे, जब राष्ट्रपति किसी अधिनियम पर या विषय पर कोई निर्णय न लेकर
न लेकर उसे लागू करने में देरी कर दे, तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। ये इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में और भी चीजें पाई जाती है, लेकिन अब इसको समझ लेते हैं क्या है। देखिए 4 तरीके के वीटो हैं। निरपेक्ष वीटो, अगर सपोज करिए कि इसको समझने का प्रयास, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब सपोज करिए कि एक प्रस्ताव ब्रिटेन में पारित हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ का जो विधायिका है वो है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये 2 वहाँ का विधायिका सदन है या संसद का है। सपोज करिए इसके द्वारा प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है और ये प्रस्ताव फाइनल टच के लिए वहाँ के सम्राट के पास पहुँचता है। ये सम्राट के पास पहुँचा और सम्राट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मतलब है इस पर अस्वीकृति दे दी, रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्शन की मोड पर होगा क्या, स्थिति क्या होगी, वो प्रस्ताव निल हो जाएगा, वो प्रस्ताव डेड हो जाएगा, मतलब उस प्रस्ताव पर अब विचार नहीं किया जाएगा। ये हमने बात की निरपेक्ष वीटो या एब्सोल्यूट वीटो की। अगर हम इसी तरीके से दूसरा देखें, विशेषीकृत वीटो, सपोज करिए यूएस की जो पार्लियामेंट या विधायिका जो है उसे हम कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। राष्ट्रपति के पास जब पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर अगर यस करते हैं तो वो लागू हो जाता है वहां पर देश में, लेकिन अगर नो करते हैं और फिर ये स्थिति उत्पन्न होगी कि अगर वही प्रस्ताव वहां की कांग्रेस को द्वारा विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य हैं। आप सोचिए ये क्वालिफाइड वीटो है। इसके साथ साथ हम देखें निलंबनकारी वीटो, इसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो, ये देखिए क्या है, सेम चीज। अगर प्रस्ताव फ्रांस की भी जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहते हैं, अगर विधायिका में पारित किया गया फ्रांस में और राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो डेड नहीं होता, मरता नहीं है। अगर कांग्रेस उस पर, विधायिका वहां की उस पर पुनः विचार करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति, वो भी साधारण बहुमत से, यहाँ पर विशेष बहुमत का भी प्रयोग नहीं, साधारण बहुमत से ही फ्रांस में भेजा जाएगा और वो यस करने के लिए बाध्य है, साइन करने के लिए। जेबी वीटो, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? सपोज करिए कि जब राष्ट्रपति किसी अधिनियम या विषय पर या अधिनियम पर साइन ना करके उसे लागू होने में देर कर दे, लागू करने में वास्तविक रूप से देखेंगे भारत में राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किस मैटर में किया था? डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में किया था। डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किया था, मतलब निर्णय लेने में देरी, ताकि वो विधेयक लागू होने से देर हो जाए। हम यहाँ पर देखेंगे भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और उसके साथ साथ देखेंगे तो जेबी वीटो, ये 3 तरीके के वीटो प्राप्त है, लेकिन ये विशेषीकृत वीटो प्राप्त नहीं है। तो क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो प्राप्त है? तो निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। कौन सा नहीं प्राप्त है? तो विशेषीकृत वीटो की बात करेंगे। इसके साथ यहां पर देखेंगे जेबी वीटो के द्वारा डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति ने लागू होने में से रोक दिया था। तो ये वीटो से संबंधित बातें थी, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। हम यहाँ पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वीटो टर्म है उसका प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं नहीं हुआ, लेकिन इसका जो स्रोत है वो आर्टिकल 111 कहा जा सकता है। आर्टिकल 11 में इस चीज की चर्चा है कि यदि पार्लियामेंट के द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति उसे साइन करके लागू कर सकता है या फिर उस पर पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। इस तरीके की बातें की जाती है।
तो हम लोगों ने राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति के बारे में पढ़ा। अब हम लोग राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों को पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमा दान करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अब 5 प्रकार की क्षमादान जो है वो पढ़ेंगे किस तरीके से राष्ट्रपति काम करती है। देखिए, ये जो वीटो है, ये ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर निर्भर नहीं है। ये वास्तविकता में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर किसी विधेयक को लागू करवाने में देरी चाहती है तो उस विधेयक को लागू करने में राष्ट्रपति साहब देर करेंगे। तो ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की विशेषीकृत पावर। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, वास्तविकता में इनका उपयोग जो है, उपभोग जो है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां। क्षमादान की भी शक्तियां जो हैं उसमें से एक है क्षमा, पर्डन, दूसरी है लघुकरण, कम्युटेशन, तीसरा है परिहार, इसको बोलते हैं रेमिशन, और चौथा है विराम, इसको बोलते हैं रिस्पाइट, और पांचवा है प्रविलंबन, रिप्राइव। तो हम पांचों के बारे में पढ़ लेते हैं और देखते हैं किस आर्टिकल अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में चर्चा की गई। तो हम देखते हैं आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति होगी वो 5 प्रकार की क्षमाएं प्रदान करेगा। कौन कौन सी? तो सबसे पहले हमने कहा क्षमा करना। क्षमा करना मतलब इसको पर्डन कर देना। पर्डन में देखेंगे किसी सजा से पूर्णतः माफ कर देना, पूर्णतः माफ कर देना। इसी के साथ दूसरा देखेंगे, हम देखेंगे लघुकरण। लघुकरण को हम बोलते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन सजा की प्रकृति को बदल देना। यहां पर सजा की जो प्रकृति है उसको बदल दिया जाएगा। हम समझेंगे इसको, पहले एक बार देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है सजा की प्रकृति को बदलना। इसके साथ साथ जो तीसरी शक्ति है वो परिहार। रेमिशन। रेमिशन को क्या बोलेंगे? सजा की मात्रा को बदलना। इसके साथ साथ हम चौथा देखेंगे तो विराम करना, विराम लगा देना। विराम को देखेंगे तो रेस्पाइट। विशेष परिस्थितियों की वजह से, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। और जो हमारा पांचवा है वो है प्रविलंबन। प्रविलंबन में हम देखेंगे रिप्राइव। दंड को कुछ समय के लिए टालना, कुछ समय के लिए टालना। देखिए, आर्टिकल 72 के द्वारा जो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की जाती है क्षमादान की, उसमें महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्षमा। क्षमा एक ऐसी शक्ति है क्षमादान की जिसमें किसी सजा पाए हुए अपराधी की सजा को पूर्णतः माफ कर दिया जाता है। अब पूर्णतः माफ करने का मतलब क्या है? सपोज करिए कि कोई व्यक्ति ए है, उसको मृत्यु दंड की सजा मिली है, या हम यहां पर एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं, मृत्यु दंड बहुत हो जाएगा, चोरी की सजा मिली है।
चोरी छोटी सी थी और राष्ट्रपति को समझ में नहीं आता है कि इसके लिए उसको 10 साल या 15 साल की सज़ा मिलनी चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करता है, इसकी सज़ा जो होगी वो पूर्णतः माफ़ कर देगा। लेकिन अगर हम लघुकरण की बात करें तो लघुकरण में सज़ा की प्रकृति को बदल दिया जाएगा। सपोज करिए कोई अपराधी है जिसको फांसी की सज़ा मिली है, फांसी की सज़ा मिली है और राष्ट्रपति के पास उसकी दया याचिका पहुंचती है, तो राष्ट्रपति जो है वो फांसी की सज़ा की जो है उसकी प्रकृति को, मतलब फांसी को टालते हुए उसको उम्र कैद में बदल सकता है। ये मतलब प्रकृति में चेंजमेंट कर दिया गया है, उदार हो गया राष्ट्रपति कि फांसी की सज़ा उसको जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए, लेकिन उसकी जगह पर उसकी जो प्रकृति है वो उम्र कैद के रूप में कन्वर्ट कर देगी। परिहार रेमिशन में देखेंगे सजा की मात्रा को बदलना। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा है, 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा है, तो राष्ट्रपति को कुछ लगता है, दया आ जाती है व्यक्ति के ऊपर जो 5 वर्ष की कठोर कारावास में बंद है, उसको वो 2 वर्ष की कठोर कारावास या 1 वर्ष की कठोर कारावास या 3 वर्ष की कठोर कारावास में कन्वर्ट कर सकता है। तो सजा की मात्रा भी बदल गई है, 5 वर्ष की जगह पर 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष कुछ भी हो सकता है, मतलब एज एग्जाम्पल की मात्रा को कम किया जा रहा है। इसी तरीके से विराम देखेंगे, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। सपोज करिए कि कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है, तो मानवीय कारणों से कि उसके गर्भ में बच्चा है, इसकी वजह से जो महिला है उसकी सजा में विराम लगा दिया जाए, किसी उसकी सजा की मात्रा को कम कर दिया जाएगा। इसी तरीके से प्रविलंबन कुछ ऐसा होता है कि दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया गया, कुछ समय के लिए, जैसे कि फांसी की सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया गया किसी की, लेकिन फांसी मिलेगी। जैसे सपोज करिए कि आज काल्पनिक उदाहरण लेते हैं, आज 5 अगस्त को मिस्टर एक्स की फांसी होनी थी, तो राष्ट्रपति को लगता है कि ये जो व्यक्ति है मिस्टर एक्स, ये अपने सगे संबंधियों परिवार के व्यक्तियों से नहीं मिल पाया है, तो इसकी फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए टाल सकता है। ये 5 अगस्त की जगह 25 अगस्त या 1 महीने के बाद, मतलब उसके मन में जितना समय लगेगा कि उसके परिवार से या लोगों से जो काम उसका आवश्यक छूट गया हो वो हो जाए, तो उतने समय के लिए ये जो सजा होगी वो टाल दी जाएगी। वास्तविकता में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के जो क्षमादान की शक्तियाँ ये 5 प्रकार की हैं। हम इसी समय बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से संघ में राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त हैं, संघ के स्तर पर राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त हैं, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल को भी आर्टिकल 161 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन वहां पर जो क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं उसमें फांसी की सजा को वो कम नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं वो आर्टिकल 161 के तहत प्राप्त हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को आर्टिकल 161 161 के तहत जो क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं वो क्या क्या है, हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या क्या है, फिर हम आगे इसी चीज़ पर बढ़ते हैं। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति होगी वो जिस तरीके से राष्ट्रपति संघ के मामले में, उसी तरीके से जो राज्यपाल होगा वो राज्य विधि के मामले में दंडित विधि, मतलब राज्य की जो विधि होगी, राज्य विधि के मामले में दंडित व्यक्ति को, मामले में दंडित व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति। तो हम देखते हैं कि राज्यपाल को जो है मृत्युदंड को निलंबित करना,
हम देखते हैं इसमें से जो शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं वो, मैंने पहले ही कहा कि राज्यपाल को मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है, मृत्युदंड को वो माफ नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है, दंड अवधि को कम कर सकता है, उसके साथ साथ एवं दंड का स्वरूप भी बदल सकता है। तो ये कुछ गवर्नर या राज्यपाल की शक्तियाँ थी जो क्षमादान से संबंधित थी। हम इसी को नोट डाउन कर लेते हैं पेन पॉइंट में। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंड अवधि को कम करना या दंड अवधि को कम, इसके साथ साथ बात करेंगे दंड का स्वरूप, बदलने की क्षमादान की शक्ति है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 161 की समरी थी जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की हमने क्षमादान की शक्तियों के बारे में एक साथ में पढ़ लिया। हम लोग इसी में अब आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम के पैटर्न पर, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे भी कुछ करेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं क्या है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में जैसे देखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का अधिकार है वो भारत के निर्वाचन आयोग के पास है, वो भी आर्टिकल 324 के तहत। इसके साथ साथ देखेंगे कि जो अगर कोई चुनाव का विवाद होता है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा या उससे संबंधित जो कोई मुकदमाबाजी होगी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। और इसी के साथ साथ कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो हम जल्दी जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 324 के आर्टिकल 324, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाएगा। हम इसी में से देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें जो मतपत्र का प्रयोग किया जाता है वो 2 रंग के होते हैं मतपत्र, हरा रंग और गुलाबी रंग। हरे रंग का प्रयोग संसद सदस्यों के द्वारा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, और गुलाबी रंग का जो प्रयोग होगा वो राज्य विधान सभा के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है। इलेक्शन के राष्ट्रपति के चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है रिटर्निंग ऑफिसर हम देखते हैं क्रमशः लोकसभा का महासचिव होता है या फिर राज्यसभा का महासचिव। दो 2017 का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें रामनाथ कोविंद जी जीते थे,
उसमें से जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो राज्यसभा का महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में गजेटेड ऑफिसर था। इसी में देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होती। मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, देखिए पार्टी व्हिप हम पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। जैसे सपोज करिए संसद में कोई विधेयक आया, संसद में अगर कोई विधेयक आएगा और पार्टी के द्वारा व्हिप जारी कर दिया जाए, तो व्हिप का मतलब निर्देश जारी करना। जो पार्टी के लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, जो लोकसभा में या राज्यसभा में जाते हैं, अगर उनको व्हिप जारी कर दिया गया कि प्रस्ताव का समर्थन करना है, तो प्रस्ताव कैसा भी हो उनको समर्थन करना होगा, नहीं तो उनके ऊपर और तरीके की कार्यवाही की जा सकती है। तो यही चीज़ अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो और सपोज करिए कि पार्टी व्हिप लागू हो गई, अब पार्टी व्हिप जारी हो गई, तो जैसे सपोज करिए कि हमारे यहाँ पर देखेंगे कि केंद्र में दो ही बड़ी दल हैं, एक यूपीए और एक एनडीए। अब यूपीए एनडीए अभी वर्तमान समय में जैसे देखेंगे तो एनडीए जो है वो सत्ता में है। अगर एनडीए ने यहाँ पर जो है व्हिप पार्टी व्हिप लागू कर दी, तो पार्टी व्हिप जब लागू हो जाएगी और ये बहुमत में है, विशेष बहुमत में एक प्रकार से हम कह सकते हैं, पूर्ण बहुमत में है, तो राष्ट्रपति जो है वो इन्हीं की पार्टी का बन जाएगा। तो पार्टी मुद्दों से ऊपर उठकर बात नहीं कर पाएगा, वो भी पार्टी में फंसा रहेगा। इसी तरीके से यूपीए में के जो कैंडिडेट हैं वो यूपीए के द्वारा जो उम्मीदवार रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको वोटिंग करेंगे। तो ये एक झोल झमेली हो जाती है बातें। तो यहाँ पर पार्टी व्हिप लागू नहीं होती, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ ये भी देते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो नोटा होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है, नोटा का जो उपयोग है वो नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब अगर उपस्थित नहीं है तो सोचे मतपत्र डाक के द्वारा मतपत्र को भेज दिया जाए, तो प्रॉक्सी वोटिंग नॉट अलाउड इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। इसके साथ साथ देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव का जो उम्मीदवार होगा, ये चीज समझने वाली है। उम्मीदवारी को उम्मीदवार जो होगा राष्ट्रपति का, उसके लिए कंडीशन है कि कम से कम 50 प्रस्तावकों के द्वारा समर्थन किया जाए, और उसके बाद में हम देखेंगे 50 कम से कम निर्वाचकों के द्वारा अनुमोदन किया जाए। अब ध्यान देंगे प्रस्ताव सब, वो भी प्रस्ताव कौन होंगे, ये निर्वाचक मंडल में देखेंगे कि जो राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावकों का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो उसको जब फॉर्म भरा जाएगा तो 50 लोगों के द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। उसके साथ साथ अन्य 50 लोगों, इन 50 लोगों को छोड़कर निर्वाचक मंडल के द्वारा अनुमोदन भी किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और चीज यहाँ पर देख लेते हैं, निर्वाचन के लिए जो जमानत राशि होती है राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, वो देखेंगे जनरल, सामान्य और ओबीसी के लिए 15,000 रुपये होती है, और जो एससी और एसटी के लिए होती है वो 5,000 रुपये होती है। तो हम ये चीज़ें देख लेते हैं, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। इसके साथ साथ अगर हम एक और फैक्ट की बात कर लें, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखेंगे कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधलेबाजी होती है और लगता है कैंडिडेट को कि धांधलेबाजी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में 20 दिन के अंदर, ये 30 दिन है, 20 दिन है, 30 डेज के अंदर, सॉरी, ये 30 दिन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दे। मतलब इसका मतलब है उम्मीदवार के द्वारा ही किया जाएगा, और उम्मीदवार के साथ द्वारा किया जाएगा तो उसमें जो 20 लोग होंगे वो उसको प्रस्तावित भी करें। मतलब कि यही नहीं लगे कि केवल राष्ट्रपति को लग रहा है, केवल जो उम्मीदवार है उसी को लग रहा है कि चुनाव में धांधली हुई, तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और मामला दर्ज हो गया। लेकिन इसके लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि उम्मीदवार के साथ साथ में 20 लोग और हों जिन्होंने वोट डाला और उनको लगता है कि चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हुई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ में देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में PIL दायर नहीं किया जा सकता। चुनाव में PIL दायर
जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती। तो आज हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा, जो इन्फॉर्मेशन थी। हमको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे ये कि जो मतपत्र हैं उनके कलर की, हरे रंग का उपयोग संसद के सदस्यों के द्वारा और गुलाबी रंग के मतपत्रों का प्रयोग जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आप लोगों के द्वारा इम्पॉर्टेंट है ये। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कशन किया आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और तथ्यों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।